मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो सदा अपनी अवस्था और स्तर की वस्तुओं और घटनाओं को ही समझने में समर्थ हो पाता है। अपने से परा अवस्था वाली घटना को अक्सर वो समझ ही नहीं पाता। जैसे एक चोर दूसरे चोर को तुरंत भांप लेता है, इसमें कभी कोई गलती नहीं करता, किंतु एक संत को पहचानने में उसकी आंखें धोखा खा सकती हैं, क्योंकि दोनों का स्तर असमान होता है। यही कारण है कि हिमालय के सिद्ध योगियों की क्रियाएं हम कभी समझ ही नहीं पाते। ये घटनाएं हमसे उच्चतर आयामों में होने के कारण हमें उनके घटने का कुछ पता नहीं चलता। हम उतना ही समझ पाते हैं जितना हमारा स्तर होता है। ऐसी ही एक सच्ची घटना है जब अतीत की एक रहस्यमय घटना ने इसे देखने वालों और वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए। अस्तित्व द्वारा रची इस घटना को सुनने पर अलग ही तरह की अनुभूति होती है। ये दिलचस्प घटना टाइटैनिक जलयान के संबंध में है। कैप्टन रॉबर्ट एग्नर अपने सहयोगी रोनाल्ड कैसरिल्स और करीब दर्जन भर कर्मचारियों के साथ न्यूयॉर्क से इंग्लैंड की ओर यात्रा कर रहे थे। उनके जहाज कैलिफोर्निया पर व्यापारिक माल लदा हुआ था। अनेक दिनों की यात्रा के बाद वो न्यूफाउंडलैंड द्वीप के करीब पहुंचे। कैप्टन एग्नर को इस द्वीप की सुंदरता भा गई। इसे देखकर उन्होंने यहाँ सैर करने का मन बना लिया। इसलिए जहाज को किनारे पर लगाया गया और लंगर डालकर खड़ा कर दिया गया। जब वो वहां पहुंचे तब शाम के करीब 7 बज चुकी थी। योजना बनाई गई कि आज रात यहीं विश्राम कर दूसरे दिन आसपास घूमने के बाद तीसरे पहर यहाँ से प्रस्थान किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम निर्धारित होने के बाद जहाज से सभी उतर पड़े और तट के निकट ही रात बिताने के लिए एक छोटा टेंट लगाया गया। इसके बाद वो सभी तटवर्ती क्षेत्र में घूमने के लिए निकल गए। करीब 1 घंटे के बाद लौटकर वो तंबू में आ गए। बातचीत करते हुए आधी रात बीत गई। रोनाल्ड कैसरिल्स जहाज से कुछ लाने के लिए उठे। तभी उनकी दृष्टि अचानक पूरब की ओर चली गई। वो ध्यान से उधर देखने लगे। थोड़ी देर के बाद उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई विशाल जहाज विपरीत दिशा से तीव्र गति से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा है। वे उत्सुकता पूर्वक उसे देखने लगे। अभी मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इसी के साथ वो पर्वताकार जहाज हिचकोले लेने लगा। कैसरिल्स को संदेह होने लगा कि कहीं वो जहाज डूब न जाए, क्योंकि वो अभी भी असामान्य रूप से डगमगा रहा था। इसी के साथ उसके अंदर से जोर जोर से शोर सुनाई पड़ने लगा। कैसरिल्स ने कैप्टन एग्नर और अन्य कर्मचारियों को, जो अभी वार्तालाप में व्यस्त थे, इसकी सूचना दी। सभी उठकर उस दृश्य को देखने लगे। जहाज इस समय भी बुरी तरह से कांप रहा था। स्थिति को देख जलयान के सुरक्षित होने की आशा एग्नर की भी जाती रही। उसने प्रस्ताव रखा कि अपने जहाज से छोटी डोंगियां निकाली जाएं और यात्रियों के बचाव के लिए उन तक पहुंचा जाए। ये विचार सभी को पसंद भी आया। 10-12 नौकाएं तुरंत जलयान से निकाली गईं और उसमें सभी सवार होकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। अभी आधी दूरी भी तय नहीं हो पाई थी कि जलयान एक बार फिर से बुरी तरह से कांपा और समुद्र के गर्भ में समा गया। ये देखकर वो अत्यंत दुखी हुए। उन्हें दुख था कि इतने पास रहकर भी दुर्भाग्यग्रस्त जहाज के यात्रियों की वो सहायता नहीं कर सके। सब कुछ समाप्त हो चुका था। फिर भी कैप्टन ने आधे रास्ते से लौट जाना उचित नहीं समझा। ये सोचकर कि मृत्यु से संघर्ष कर रहे शायद किसी यात्री को हमारी आवश्यकता हो और हम उसकी मदद कर सकें। ये सोचकर उसने घटनास्थल तक जाने का निर्णय लिया। लेकिन वहां पहुंचने पर बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं था।
संभवतः सभी की जीवित जल समाधि हो गई थी। कैप्टन एग्नर और उनके सहयोगी भारी मन से किनारे पर वापस आ गए। कैप्टन एग्नर ने विश्व के सभी प्रमुख बंदरगाहों से रेडियो संपर्क किया और इस दुर्घटना की जानकारी दी और ये जानना चाहा कि ये जलयान कहां से रवाना हुआ था। वैसे उसके ऊपर फहराने वाली ब्रिटिश पताका से इतना सुनिश्चित हो गया था कि ये जहाज ब्रिटेन का है, पर वहां से भी इसकी अनभिज्ञता प्रकट करने पर कैप्टन असमंजस में पड़ गए। उन्होंने दोबारा जलयान के आकार, प्रकार, उसका रंग और झंडे की सूचना देकर ब्रिटेन के सभी बंदरगाहों में ऐसे किसी जहाज की जानकारी मांगी, पर पुनः उन्हें निराशा ही हाथ लगी। सभी ने ऐसे किसी जलयान के ब्रिटिश बंदरगाह से यात्रा के संबंध में स्पष्ट इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, ये भी सूचना मिली कि इतना विशाल आकार प्रकार का जहाज ब्रिटेन में उपलब्ध है ही नहीं। निश्चय ही आपको धोखा हुआ है। किंतु कैप्टन ने चांदनी रात में उस पर लहराते ब्रिटिश झंडे यूनियन जैक को स्पष्ट रूप से देखा था। उस पर अविश्वास करने जैसा या आंखों के भ्रमित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एग्नर बड़ी दुविधा में थे। वो ध्वज वाली गुत्थी किसी भी प्रकार से सुलझा नहीं पा रहे थे। सचमुच कहीं आंखों को धोखा तो नहीं हुआ था। इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने अपने सहयोगी कैसरिल्स से इसके संबंध में पूछताछ की। कैसरिल्स और दूसरे कर्मचारियों ने भी उसके ब्रिटिश ध्वज होने की पुष्टि कर दी। अब एग्नर का असमंजस बढ़ता जा रहा था। उन्होंने पुनः एक बार ब्रिटिश गोदी कर्मचारियों से रेडियो संपर्क स्थापित किया और ये जानना चाहा कि उक्त विवरण से मिलता जुलता कोई जहाज कभी ब्रिटेन के पास था या नहीं। अधिकांश ने इस संबंध में अपनी असमर्थता प्रकट की, लेकिन एक ने इस संबंध में अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान सदी के प्रारंभिक दशक में ब्रिटेन की एक व्यापारिक कंपनी के पास टाइटैनिक नामक ऐसा ही एक विशाल जलयान था। 14 अप्रैल 1912 को मध्य रात्रि में न्यूफाउंडलैंड टापू के समीप दुर्घटनाग्रस्त होकर अपने 1,500 से भी अधिक यात्रियों के साथ वो समुद्र में समा गया था। न्यूफाउंडलैंड और 14 अप्रैल सुनकर कैप्टन एग्नर चौंक गए। पुष्टि के लिए उन्होंने एक सहयोगी से तारीख पूछी तो पता चला कि आज 14 अप्रैल है और समय भी मध्य रात्रि का है और वो स्थान भी वही है। एक बार फिर कैप्टन ने इंग्लैंड के उस बंदरगाह से संपर्क स्थापित किया और टाइटैनिक दुर्घटना के दृश्य की पुनरावृत्ति के संबंध में जानकारी चाहिए। बदले में उत्तर मिला, आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व टाइटैनिक दुर्घटना को यथावत देखे जाने की सूचना मिली थी। इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की सूचना का कुछ पता नहीं। कैप्टन को अब पूरा विश्वास हो गया कि उन लोगों ने जो कुछ भी देखा था वो उस दिन की कोई वास्तविक घटना नहीं थी, बल्कि वर्षों पूर्व घटी घटना का पुनरावलोकन मात्र था। बाद में खोजबीन से यह ज्ञात हुआ कि उपरोक्त दृश्य हर साल उस तिथि को आधी रात में उस द्वीप के समीप घटता हुआ दृश्यमान होता है, मानो सचमुच ही कोई दुर्घटना हो गई हो। इस विलक्षण घटना का उल्लेख कैप्टन रॉबर्ट एग्नर ने अपनी पुस्तक द मेडेन वॉयज में विस्तार पूर्वक किया है। आज तक किसी प्रकृतिविद की समझ में नहीं आया कि निसर्ग क्यों इस दृश्य को बड़े सुनियोजित ढंग से पुनरावृत्ति कर घटना को अविस्मरणीय बनाना चाहती है। निश्चय ही इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा रहस्य जरूर होगा, क्योंकि ऐसी घटनाएं सर्वथा अनुपयोगी नहीं हो सकती। बात ये हो सकती है कि हमारी मानवीय बुद्धि इसे समझ नहीं पा रही, पर यह निरुद्देश्य हो ऐसा नहीं हो सकता। इसे जानने के लिए आवश्यक है कि हम स्थूल से सूक्ष्म जगत की ओर यात्रा आरंभ करें। इससे कम में ऐसी पहेलियों का रहस्योद्घाटन न सरल है न संभव। आपके इस घटना पर क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर प्रस्तुत करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।